नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू की तरफ से। आज बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में एंजियोग्राफी पे बात करी थी, और आज जो फर्स्ट स्टेप होता है पेशेंट का हार्ट का, जिसको हार्ट अटैक भी आ जाता है, ईसीजी में हार्ट अटैक जो शो करता है, उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं, और इको के बारे में बात करेंगे, इको में क्या क्या दिखाया जाता है, और सब उसके बारे में आज जानकारी दूंगा आपको। और एक वीडियो में तो ये जानकारी पूरी आ नहीं सकती, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे। जितनी भी है इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में नॉर्मली समझाने की कोशिश करूंगी, आपको समझ पाए। फर्स्ट जो ईसीजी है, ईसीजी में जब आपके कोई अटैक आता है, जैसे एमआई साइलेंट अटैक हम बोलते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो आपका ट्रोप-टी और ट्रोप-आई करवाता है, तो उसमें कन्फर्म होता है कि मरीज को कितने % खतरा है। एमआई साइलेंट अटैक जो होता है, उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है 72 घंटे के लिए, और 72 घंटे से पहले भी वो नॉर्मल हो सकता है कभी भी, और हो सकता है कि जब पेशेंट मरीज जो है हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो हो सकता है उसको पिछले 12 घंटे या 14 घंटे से वो चल रहा हो हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक के दूसरे सिम्टम भी होते हैं उसके, क्या कि चेस्ट में पेन होना, सांस चढ़ जाना। कभी भी हार्ट का जो दर्द होता है सेंटर में होता है। बहुत से लोग समझ लेते हैं कि साइड पे कभी दर्द हुआ तो वो लंग्स का या गैस्ट्रिक पेन होता है। कभी भी हार्ट का पेन होता है तो वो सेंटर में आपके पेन होगा और सांस उखड़ेगा आपका। और इसके अलावा गैर सिम्टम के भी कई बार आपका जब बीपी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो एमआई साइलेंट अटैक जो है ईसीजी में शो करता है। तो आर्टियल जो नलियां होती हैं हमारे हार्ट की, उसमें कोई दिक्कत है तो वो भी ईसीजी में दिख जाती है। तो फिर आपको पहला स्टेप है, कभी भी आप एंजियोग्राफी कराने में जल्दबाजी ना करें, तो रुक जाएं आप। कभी भी कोई आपको एंजियोग्राफी एकदम सलाह देता है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि एंजियोग्राफी करानी कब चाहिए। पहला नंबर तो ईसीजी होती है। दूसरा, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी जो करी जाती है, उसके अंदर पता चलता है कि आपके जो वॉल्व है हार्ट के वॉल्व हैं वो कैसे हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो पंपिंग हार्ट कैसे कर रहा है, उसके जो टिश्यू हैं वो कुछ डैमेज तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी इको में मिलती है। और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कहाँ पर है वो इको में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उससे ये पता चलता है कि पंपिंग कितनी हो रही है। उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो पंपिंग है वो जो हार्ट का जो कितने % आपके पास जो हार्ट का दिखाई देता है, कि उससे हम आपकी भाषा में ब्लॉकेज समझ लें, तो उसको आपका भी इको करानी है, किसको करानी है किसको नहीं करानी है वो आपको बता देता हूँ अभी मैं। और एंजियोग्राफी की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा सोचें, ये वीडियो देखें, उसके बाद ही आप अपना डिसाइड करें। मैं चाहता हूँ कि जो आम पब्लिक है वो जागरूक हो इसके बारे में, कि लोगों को पता नहीं है। पहला नंबर तो ये, आपकी उम्र 80 से 90 साल है तो आपका 45% आ रहा है इको के अंदर, तो आपके को 10% ब्लॉकेज है, क्योंकि नॉर्मल रेंज जो होती है वो 55% से लेके 65% होती है। जी 80 से 90 साल उम्र है तो आपको कभी भी एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए, नहीं तो पेशेंट जो है बेड के ऊपर ही डेथ हो जाएगी उसकी, जब उसकी एंजियोग्राफी की जाती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से होता है। जे उनको कोई फेफड़ों की दिक्कत है, लंग्स की दिक्कत है, पुरानी क्रोनिक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस वगैरह है, तो आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए। जहाँ आपके को गुर्दे पे असर पड़ा हुआ है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, तब भी आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए। और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो लालच में लोगों की एंजियोग्राफी करके और स्टंट डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बताता रहता हूं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो पहला स्टेप तो जैसे स्टेप वाइज आपने चलना है। पहला तो ईसीजी हो गया। ईसीजी में कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर आपको बताएगा, तो आप ऐसे करें कि ईसीजी जब हो जाती है तो उसके बाद जब डॉक्टर आपको कार्डियो इको कराने की सलाह देता है तो इको आप करवाएं। उसके बाद फिर टीएमटी टेस्ट भी होता है, टीएमटी टेस्ट करवा लें आप। टीएमटी से बाद में स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी होती है। इसके बाद जो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी के बाद जाके डिसाइड किया जाता है कि इसे स्टंट डलेगा, क्या इसकी एज है, उसे डायग्नोस किया जाता है, उस हिसाब से ये चीज़ होती है। उसमें अंदर बहुत सी ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है, जैसे इको के अंदर आ रहे हैं आपके कोई आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है उसके अंदर, जो कि अपना हार्ट है लंग्स के थोड़ा नीचे होता है, तो आर्टरी जा रही है, नलियाँ जा रही हैं, जैसे मैं आपकी भाषा में आर्टरी आपको नहीं समझा रही, तो नलियाँ जा रही हैं, जैसे नाड़ी होती है वो मोटी नलियाँ होती हैं जहाँ से ब्लड प्रेशर जाता है और एक साइड से आता है। तो वहाँ से जब उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो तब भी ये दिक्कत थोड़ी बहुत आती है पेशेंट को।
उसमें चेस्ट पेन हो गया, बीपी अनकंट्रोल थोड़ा सा हो जाता है, वो मेडिसिन से हो जाता है, सही करना पड़ता है, सॉरी। तो उसके अंदर जो इको आप करवाते हो, जहाँ आपका बीपी इको के अंदर भी आपका थोड़ा प्रेशर दिखाई देता है, जहाँ आपके वॉल्व में दिक्कत है, जहाँ जेकर आपकी एज 80 से ऊपर है तो आप मेडिसिन से ही उसे चलाएं। जी आपका 45% भी आ जाता है, 35% आ जाता है, जी आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए। और जी आपकी एज 50 है, 30 है, 35 है, 40 है तो आपके स्टंट डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ओल्ड एज पेशेंट होता है उसके लिए दिक्कत है कि आप मेडिसिन से ही काम चलाएं, मेडिसिन से ब्लॉकेज खुल जाती है धीरे धीरे, जैसे 45% है, 40% है तो चल जाता है, तो रिस्क ना लें आप अपना। और जहाँ भी आप जाओगे और ज़्यादा अपना कोई डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, और डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कुछ भी ऐसा ना करें। कोई आपको सलाह देता है तो जब MI आता है, जैसे ECG में साइलेंट अटैक आ जाता है तो पेशेंट को 72 घंटे के लिए रखना पड़ता है, तो उसमें डॉक्टर उसको खून पतले की दवाई देता है। जैसे आपकी भाषा में मैं समझाऊं तो खून पतले की दवाइयाँ दी जाती हैं और भी मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे BP हाई भी हो जाता है, जब नेगेटिव हो जाता है तो तब उसको घर भेजा जाता है, क्योंकि जो साइलेंट अटैक है जो चल रहा है उसका कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो कभी भी वो मेजर अटैक में बदल सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि पेशेंट के साथ वाले साथ में सोए होते हैं, तो साथ में ICU में पेशेंट है तो 1 सेकंड लगता है, पेशेंट को झटका लगा और पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये सारे सिम्टम जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात, जो खून पतले की दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत लंबा टाइम चलती हैं। पेशेंट की जो हार्ट पेशेंट है जिनका कैस्ट्रोल बढ़ जाता है, जब BP हाई रहता है, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, BP की दवाई ले ली और बस वही टेबलेट लेते रहते हैं, जैसे शुगर की ले ली तो वही लेते रहते हैं। उसके साथ और भी मेडिसिन होती है, वो आप डॉक्टर के सलाह करके और वो भी आप लिया करें प्लीज़। तो अगली बात करें, जो साइलेंट अटैक है, पेशेंट को कई बार स्ट्रेस इतनी होती है, किसी टेंशन में होता है और कैस्ट्रोल हाई हो जाता है। सबसे पहले चेक करते हैं जब ECG में MI आता है तो उसका कैस्ट्रोल खाली पेट और ट्राइग्लिसराइड चेक किया जाता है। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है। और जो हार्ट की पंपिंग होती है, जैसे पंपिंग की प्रॉब्लम है किसी को हार्ट की, तो वो भी इको में दिखाई दी जाती है। बहुत से ऐसी दिक्कतें हैं जो हार्ट को होती है, जैसे टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, टिश्यू को डैमेज हो गया, वो भी आपको इको में दिखाई दे जाता है। और इको आपको ये नहीं बताती कि कहाँ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज जो है वो एंजियोग्राफी ही बताएगी। जब एंजियोग्राफी की जाती है तो उसके अंदर दिख जाता है कि कहाँ पे कौन सी नाड़ी में कितनी ब्लॉकेज है और कितना इसका प्रेशर है। वहाँ पे फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको स्टंट डालना है या नहीं डालना है। वो भी एज के अकॉर्डिंग ही स्टंट डालता है। बहुत जल्दी किसी के कहने पे आप एंजियोग्राफी की तरफ मत जाएं, क्योंकि एंजियोग्राफी कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है। मैंने जैसे पिछली वीडियो एंजियोग्राफी पे बनाई थी, कोई इतना ऐसा आप इजी नहीं होता है कि आपका कोई सैंपल लेके और चेक कर लेगा। आपके दाई हाथ से अंदर एक, आपकी भाषा में कहे तो आप एक ट्यूब भेजी जाती है जो और ऊपर उसके ऊपर बलून होता है, बलून के ऊपर जो स्प्रिंग होता है जिसे हम स्टंट बोलते हैं, तो वो अंदर जाता है। तो देखो वो अंदर जाएगा तो वेन को तो डैमेज करेगा ही और रिस्क भी होता है लाइफ का। और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे भी स्टंट डालते टाइम कोमा में चले गए, लकवा आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो उसी वक्त डेथ हो गई। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कोमा में चले जाते हैं, बाद में ICU में लेटे रहते हैं। उनका हार्ट का बीट सही चलता है, हार्ट की पल्स सही चलती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है, मगर वो अपना कोई फेस की और चेहरा हाथ की कोई हरकत नहीं करते हैं। वो आराम से यानी कि कोमा में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, जब स्टंट डालने के टाइम में बलून फुलाया जाता है और उसको इंटरलॉक करने के लिए स्टंट को, बलून को पंप किया जाता है, फुलाया जाता है, तो जो फ्लो होता है ब्लड का जो ब्रेन को जाता है तो वो एकदम से रुक जाता है थोड़े कुछ समय के लिए, 2-4 सेकंड के लिए। जब वो रुकता है तो ब्लड को सप्लाई नहीं, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल सकती, तो उसकी वजह से आपको कोमा में पेशेंट जाते। बहुत से ऐसे पेशेंट मैंने देखे जो कोमा में चले गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और बात करेंगे नई बात और अगली जानकारी, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती हैं और पेशेंटों को समझने में दिक्कत आ जाती है और फिर बोर होने लग जाते हैं।
मगर ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप गुमराह ना होए किसी तरफ से। और ऐसा भी होता है जैसे आपने एक हॉस्पिटल में आपने करवा ली, ईसीजी करवा ली, उसमें आपको अटैक दिखाई देता है, तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हो, वहाँ पे 2 घंटे के बाद आप वहाँ पहुँचते हो, वहाँ जाके आप अपनी ईसीजी करवाते हो, वहाँ जब ईसीजी कराती है तो नॉर्मल आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई ईसीजी करवाएगा तो उसका अटैक आ रहा है, जब दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद चेक करेंगे तो उसके अंदर साइलेंट अटैक नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये किसी वक्त भी हो सकता है। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद 2 घंटे बाद भी ये नॉर्मल हो सकता है, कभी भी नॉर्मल हो जाता है। इसमें कभी आप ये ना सोचें कि कभी हमारी ईसीजी सही है, वहाँ ईसीजी सही हुई, वहाँ ईसीजी में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइलेंट अटैक तो कभी कभी 10 मिनट के बाद भी नॉर्मल हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू बहुत बहुत आपका वीडियो देखने में। अगली वीडियो भी मैं इसी पे बनाऊंगा और जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आपकी लैंग्वेज में बात करना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो फिर आपको समझाने के लिए हिंदी में आपको मैं समझाता हूँ कि आपको समझ आए। जेकर मेडिकल लैंग्वेज में मैं यूज़ करूँगा तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ आम लोगों के लिए बनाता हूँ, गाँव देहात लोगों के लिए बनाता हूँ कि उनको समझ आए और वो कहीं ऐसा गलत ठगी का शिकार ना हो जाए, ये बोला जाए तो। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक तो लैंड माफिया होता है, दूसरा हार्ट माफिया भी है हमारे देश में। तो आप बचना चाहिए, आपको जितना बचें, क्योंकि हर डॉक्टर ही चाहता है कि मेरा पेशेंट मेरे साथ जुड़ा रहे, दवाई चलती रहे इसकी, और इसको जहाँ स्टंट डालते हैं, 1 डालना है 2 डाल दिया, स्टंट नहीं डालने की जरूरत तब भी डाल दिया पेशेंट के साथ, ऐसा बहुत सा धोखा होता है। तो आप इन चीज़ों से बचें। जो मेडिसिन की डॉक्टर आपको सही सलाह देता है आप वहीं से दवाई लें। ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत से लोग ना शहरों के नाम पे डॉक्टर को देखते हैं, जैसे आजकल वो यहाँ गंगानगर में कोई बैठा है तो वो कहेंगे कि बीकानेर जाएंगे, बीकानेर वाला भी वही दवाई देगा, उसकी भी वही डिग्री होती है। वो जहाँ भी बैठा है हो सकता है वो फ्रेशर बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठा हो, उसके आप मेडिसिन ले रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं, हर डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन लिखता है, और बहुत सी मेडिसिन ऐसी है किसी पेशेंट को सेट बैठती है यहाँ पे और दूसरी वहाँ पे बैठ गई, तो बंदे फिर क्या करते हैं, बीकानेर ही भागते हैं, तो कहते हैं वहीं से मेडिसिन हमारी चल रही थी, वहीं सही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, आप कहीं भी बैठो। कभी स्टंटिंग करवानी पड़े तो हमें बड़े शहर में जाना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, तो थोड़ी सी वहाँ सेफ होता है। तो और कई जगह पे जैसे छोटे शहर हैं वहाँ पे जो एंजियोग्राफी और स्टंटिंग का सिस्टम, जो मशीन पुरानी होती है और हो सकता है डॉक्टर फ्रेशर होता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत जब पड़ती है, स्टंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाएँ, जी आप जा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि गरीब लोग होते हैं जिसका इलाज नहीं करवा पाते, तो आप आम आदमी जो है 2-3 हज़ार में बीमा हो जाता है आपका 10 लाख तक का 1 साल का। तो 2-3 हज़ार रुपये आप भरें, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, कल कोई दिक्कत होती है तो आपका फ्री इलाज हो जाता है, फ्री स्टंटिंग हो जाती है। किसी तरह का भी एक्सीडेंट, एनी प्रॉब्लम जो भी आपको बॉडी में आएगी वो इलाज आपका फ्री होगा। तो आप बीमा करवा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आप इंश्योरेंस लें, अपनी इंश्योरेंस में आप इलाज करवाएं, आपका अच्छा इलाज भी होगा, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हार्ट के बारे में और जानकारियाँ लेके आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी बात नहीं कर सकते। जब मैं लंबी बात करूँगा तो फिर आप पिछली बात भूल जाएंगे जो मैं भूला है मैंने अभी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। आगे शेयर करें ग्रुपों में और वीडियो को पूरा देखा करें, जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।